अस्सलामुअलैकुम। डार्क वेब का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन डार्क वेब को डीपली बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि डार्क वेब के अंदर एक्सेस किस तरह से किया जाता है, या फिर डार्क वेब की हिस्ट्री क्या है, या फिर डार्क वेब के अंदर कौन-कौन से इलीगल काम होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ डार्क वेब। शुरू-शुरू में जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर दोनों डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो कि कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए किसी को भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान था। और काफ़ी गिने-चुने लोग थे जो कि कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी और डाटा को लेकर। और उन्हीं गिने-चुने लोगों में एक यूएस की अथॉरिटी आती है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च लैब, शॉर्ट फॉर्म यानी कि NRL। तो 1995 में यूएस के रिसर्चर्स के दिमाग में आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट की एक ऐसी कनेक्शन बना पाएं जिसके अंदर ये रिवील ना हो सके कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, और अगर इन्हें कोई मॉनिटर करने की कोशिश भी करे तो भी मॉनिटर ना कर पाए। और इनके दिमाग में बड़ा ही सिंपल सा जवाब आया, और जवाब था द अनियन राउटिंग। तो अब अनियन राउटिंग क्या है, देखें। इसके पीछे एक बड़ा बेसिक सा आइडिया है कि इंटरनेट ट्रैफिक को बहुत सारे सर्वर्स के थ्रू लेके जाया जाए और इन सर्वर्स में बार बार डाटा इनक्रिप्ट होता रहे। द अनियन राउटिंग के बारे में हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। तो रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दी और प्रोजेक्ट का नाम था द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि टॉर। हाँ, तो कहा यह जाता है कि टॉर बनाया था लोगों के लिए, पर एक्चुअल में ये सच नहीं है। एनआरएल ने टॉर बनाया था यूएस के लिए, तो डैट कि इसके जो एजेंट्स हैं वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें ताकि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। लेकिन मजबूरी में इनको ये पब्लिक करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में क्यों? मसला ये था कि अगर यूएस गवर्नमेंट शो होगा तो वेब सर्वर वाले को पता लग जाएगा ये कनेक्शन टॉर से आया है, और अगर ये कनेक्शन टॉर से आया है तो इसका मतलब है कि कोई यूएस का एजेंट मेरी वेबसाइट को देख रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएस ही टॉर को यूज कर रहा था और एग्जैक्टली उन्हीं का कोई एजेंट होगा। इसलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक किया था ताकि सब लोग इसको यूज कर सकें और जो यूएस के एजेंट्स हैं वो लोगों के बीच में एनोनिमस रह सकें। और इस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने अनियन राउटिंग को पब्लिकली रिलीज किया, जिसे हम आज टॉर बुलाते हैं। एट द एंड टॉर तो वो है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे हैं जैसा कि I2P या फ्री नेट, और ये सब मिलकर बनाते हैं वेब। इसी का एक हिस्सा है डीप वेब। तो डीप वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको कि सर्च इंजन नहीं देख सकते। मोस्टली डीप वेब पे कुछ हार्मफुल चीजें नहीं होती, मोस्टली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट। ऑनलाइन रेगुलर ब्राउजर जो होते हैं वो नॉर्मल वेब तक ही सर्च कर पाते हैं और वहाँ उनकी सर्च रुक जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग में से एक बुक को सर्च करना है। अब आपने उस बुक का नाम गूगल पर सर्च किया। अब जरूरी नहीं है कि गूगल आपके लिए वो बुक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर से लेकर आ जाए, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डीप वेब पर स्टोर है। देखो, जो सर्च इंजन है वो लिंक का यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए, और इसके बाद वो अपने पैरामीटर के बेसिस पर इन वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। और इस केस में सर्च इंजन डाटा नहीं दे पाया क्योंकि कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं था। तो अब अगर आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर से बुक को ढूंढना है तो आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको सर्च बार यूज करके इस बुक को सर्च करना पड़ेगा, तब जाके वेबसाइट सर्वर से कनेक्ट होगी। और ऐसे केस में हमने बहुत दफा देखा है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसका सर्च बार यूज करके कुछ सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको वो डायरेक्टली गूगल पे नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डीप वेब को एक्सेस कर रहे हैं। डीप वेब का साइज कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारे नॉर्मल इंटरनेट से 500 गुना ज्यादा होता है। अराउंड अबाउट 7500 TB के आसपास माना जाता है, और इसके ऊपर नंबर ऑफ वेबसाइट अननोन मानी जाती हैं। और इसके बाद इंटरनेट का एक और पार्ट आता है जिसको हम तकरीबन सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है सरफेस वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसमें हमारा यूट्यूब आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, और ऐसी करोड़ों वेबसाइट हैं जो कि एक आम आदमी के यूज में होती हैं। और सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको कि सर्च इंजन बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फिर एक न्यूज वेबसाइट हो या फिर वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो। तो एट द एंड जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट की सिर्फ एक लेयर है जिसको कहा जाता है सरफेस वेब, विजिबल वेब और क्लियर वेब। और ये जो इंटरनेट का पार्ट है जो मैं और आप यूज करते हैं, जो हमें इतना बड़ा लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट है इंटरनेट का, और इसका साइज माना जाता है 19 TB के अराउंड बोर्ड, यानी कि इसके ऊपर 5.5 बिलियन वेबसाइट स्टोर हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 100% इंटरनेट है, इसमें जो 85% है वो है हमारा डीप वेब, 10% है हमारा सरफेस वेब, 5% है हमारा डार्क वेब। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के सिर्फ टोटल 3 ही पार्ट हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक जिस चीज के ऊपर हमारा पूरा इंटरनेट चल रहा है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा एक IP एड्रेस होता है जो कि हमारी ऑनलाइन एक आइडेंटिटी होती है। तो अब अगर आप मान लो कि आप पाकिस्तान के शहर कराची में हैं और आपको एक वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि लेट्स सपोज होस्टेड है कैलिफोर्निया में, तो नॉर्मली ब्राउजर क्या करता है, जैसे आप टाइप करके एंटर करते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट लेके जाता है कैलिफोर्निया। बट टॉर में ऐसा नहीं होता। टॉर में आपकी रिक्वेस्ट जाती है मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू। जैसा कि आपने कराची से रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले वो जाएगी इंडिया, इंडिया से जाएगी वो टोक्यो, टोक्यो से जाएगी स्पेन,
एट द एंड वो इस तरह करते करते मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू से पास होगी, फिर जाके वो एट द एंड वो पहुंचेगी कैलिफोर्निया। उसके बाद जाकर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकोगे। तो जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट मुख्तलिफ सर्वर से पास होती गई, इसकी इंक्रिप्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बेसिकली आपकी एक सिंपल सी भेजी हुई रिक्वेस्ट एक बहुत बड़े कोड में चेंज हो जाती है। सो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि टॉर की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करके अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती है। क्योंकि उसका काम आपको एनोनिमस रखना है, इसलिए वो अपना टाइम लेता है। बट एक सवाल हमारे जहन में आता है कि मतलब हमें जरूरत क्या है इस चीज की कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं चला सकते। देखो, अभी अभी हमने समझा कि हम डार्क वेब को अनियन राउटिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब को डायरेक्टली एक्सेस कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर आप यानी कि क्रोम में जाओ और जाकर .onion.com लिखो और आपको कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो अब इस चीज को समझते हैं कि टॉर के अंदर जो वेबसाइट होती है वो किस तरह से चलती हैं। अब ये बात काफी हद तक क्लियर है कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब की जो वेबसाइट का लिंक होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब ये एक डार्क वेब की न्यूज वेबसाइट है। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज नोटिस करते हैं। नंबर 1, इसका नाम है deep.web, और अगर इसका URL देखोगे तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं है जैसे deep.com या web.com। ये काफी कम्प्लेक्स है। इसका होस्ट नेम है deep.35 as something। ये इसलिए रैंडम रखा जाता है ताकि इसको एक हिडन सर्विस बनाया जा सके। सेकंड चीज अगर आप नोटिस करें तो इसका जो डोमेन सफिक्स है वो है .onion। अब .onion क्या होता है? हमारे यहाँ .com या .net होता है, इसी तरह डार्क वेब के ऊपर .onion होता है। और भी हो सकते हैं जैसा कि I2P भी हो सकता है, बट मेजरली .onion डार्क वेब के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और अगर हम .onion वाले URL को क्रोम में चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सरफेस वेब के ऊपर .onion नाम का कोई भी डोमेन सफिक्स नहीं होता। तो फिर हमें ऐसी वेबसाइट को चलाने के लिए चाहिए होता है टॉर यानी कि द अनियन राउटिंग। अब क्योंकि हमें डार्क वेब के बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्लियर है कि आखिर अनियन राउटिंग क्या होती है, या फिर डीप वेब के ऊपर क्या होता है, या फिर सरफेस वेब के ऊपर क्या होता है, तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आखिर डार्क वेब के ऊपर क्या होता है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा ख्याल किया जाता है कि डार्क वेब के ऊपर 100% जो काम होते हैं सारे इलीगल काम होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे, बहुत हाई स्केल में इलीगल काम होते हैं, लेकिन 100% डार्क वेब इलीगल कामों से नहीं भरा हुआ। क्योंकि डार्क वेब पे काफी सारे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एनोनिमस रहना है और उन्हें ट्रैक नहीं होना। एट द एंड डार्क वेब पे जस्ट क्लब्स भी होते हैं और फेसबुक की भी डार्क वेब पे काफी प्रेजेंस है, लेकिन काफी सारी रिसर्च इस चीज पर हो चुकी है जो ये प्रूव करती है कि डार्क वेब पे 50% जो वेबसाइट है वो इलीगल कामों के लिए होती हैं। मतलब A to Z मिलाकर डार्क वेब के कंटेंट का बहुत बड़ा चंक वो होता है जो हम और आप नहीं देखना चाहेंगे, जो इन नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से खुश रहते हैं। अब मुझे 1% भी नहीं लगता कि हमारे में से कोई ब्लैक मार्केट ड्रग्स, ब्लैकमेलर या हिटमैन हायर करने में इंटरेस्टेड होगा। और ये सारी बातें मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, और इन सब के बारे में डिटेल में हम एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी ये तो वो चीजें हैं जो कि दुनिया को पता है। डार्क वेब का 20 to 30% पार्ट वो है जो कि काफी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है, किस किस तरह के ड्रग्स या फिर किस किस तरह के वेपन्स आपको डार्क वेब पे मिल सकते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ Amazon है, इसी तरह डार्क वेब पे बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर हैं जो ये सब चीजें सेल करते हैं। अब मसला बहुत ही सिंपल है। अगर टॉर्क को सबके लिए एक्सेसिबल रखा जाएगा तो टॉर्क को वो लोग भी यूज करेंगे जिन लोगों को गलत कामों से पैसे बनाने हैं। इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो लोग इस चीज को यूज जरूर करेंगे, क्योंकि उनका क्या ही नुकसान है कि अगर वो अनोनिमस रहकर अपने काम को अंजाम दे सकें। वो यकीनन इस चीज को यूज करना प्रेफर करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको डार्क वेब पे टेररिस्ट भी मिल सकते हैं। बाकी छोटी मोटी सर्विसेज तो 100% अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हैकिंग, डीडोस अटैक या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवाना। ये सारी चीजें डार्क वेब पे सिक्कों के हिसाब से बिकती हैं, और डार्क वेब पे ये बता पाना कि क्या सच है और क्या झूठ, ये बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज बेस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट, जैसा कि एनोनिमिटी मेंटेन कैसे की जाती है, डीप वेब पे क्या होता है, डार्क वेब पे क्या होता है, या डार्क वेब की हिस्ट्री क्या है, एटसेट्रा। अब हम सेकंड एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब आखिर पॉपुलर कैसे हुआ और वहाँ पर कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं, और बाकी थोड़ा बहुत हम बाकी सेक्शंस पर भी बात करेंगे, जैसे कि Mariana's Web. All of this covered in second episode, so I tried something new. Hopefully you like this video, and thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.